हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे हैं बच्चों आप? आज है गैसियस स्टेट का लेक्चर नंबर 8, कोलिजन थ्योरी इन गैसियस मॉलिक्यूल्स। आज हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ना है। ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, पर मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सीनियर केमिस्ट्री ओलंपियाड्स में और जेई एडवांस में पूछा जाता है। जेई एडवांस में भी पूछा जाता है और केमिस्ट्री ओलंपियाड्स में भी पूछा जाता है। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बोला कि ये आपको आइडियल गैस चैप्टर में, गैसियस स्टेट चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। हाँ, इनडायरेक्टली केमिकल काइनेटिक्स में एक पोर्शन, 2-3 लाइनें मिलती हैं केमिकल काइनेटिक्स वाले पोर्शन में, एनसीईआरटी के केमिकल काइनेटिक्स। लेकिन जैसा कि एनसीईआरटी में हमेशा होता है, 2-3 लाइनें लिखी होती, कहां से आई, कैसे आई, कहां चली गई, कुछ मालूम नहीं चलता। सो आज हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी इन गैसियस मॉलिक्यूल्स। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक, कोलिजन थ्योरी इन गैसियस मॉलिक्यूल्स। कोलिजन थ्योरी इन गैसियस मॉलिक्यूल्स। हर थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले कुछ एजम्पशंस होते हैं, आपको मालूम है बेटा। कितनी भी थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ी, हर थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले कुछ एजम्पशंस होते हैं जो कि थ्योरी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो बोर्स थ्योरी में बोर ने कुछ अजम्पशंस माने ताकि थ्योरी में आगे बढ़े। ऐसे ही रदरफोर्ड्स थ्योरी थी, बोर्स थ्योरी है, थॉमसन्स मॉडल था, थॉमसन्स थ्योरी फॉर एटम थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है। फिर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, बॉन्डिंग की थ्योरीज। सो बॉन्ड जितनी भी थ्योरीज पढ़ते हैं तो आप पढ़ोगे कि कुछ ना कुछ शुरुआत में अजम्पशंस रहते हैं, शुरू में कुछ अजम्पशंस रहते हैं, क्योंकि उन अजम्पशंस के बेसिस पे हमें आगे बढ़ना होता है उस थ्योरी में। ठीक है, सो इस थ्योरी में भी कुछ अजम्पशंस हैं। लेट अस सी वन बाय वन व्हाट दिस अजम्पशंस आर। ओके, सो द फर्स्ट अजम्पशन इज all the gas particles are considered to be uniform spheres of diameter sigma। एक बड़ा assumption है कि जितने भी गैस पार्टिकल्स हैं किसी पर्टिकुलर गैस सैंपल में, गैस एक होनी चाहिए, गैस एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिक्सचर ऑफ गैसेज है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, आइडेंटिटी ऑफ द गैस सिंगल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो सभी जो गैस पार्टिकल्स हैं उनको हम यूनिफॉर्म स्फीयर मानेंगे, जिसका डायमीटर कितना मानते हैं बच्चे? सिग्मा। डायमीटर कितना मानते हैं? सिग्मा। एक बात और कि जो स्फीयर्स हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी हार्ड स्फीयर्स, क्योंकि हम कोलिजन पढ़ रहे हैं। सो कोलिजन में मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, जो स्फीयर्स होंगे वो कोलाइड करेंगे। हार्ड स्फीयर्स मानना बच्चे इसलिए जरूरी है ताकि कोलिजन होने पे उनका शेप डिफॉर्म ना हो। मतलब हम ये मानेंगे कि कोलिजन के बाद भी जो डायमीटर है वो इंटैक्ट है, यूनिफॉर्म है, और जो उसका स्फेरिकल नेचर है डायमीटर सिग्मा वो अभी भी बरकरार है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। सो दीज स्फीयर्स आर considered to be hard spheres. This was assumption number 1. Now assumption number 2, all the gas particles are assumed to be moving with equal speed and this speed is assumed to be equal to average speed. Average speed बच्चों क्या होती है? √8 RT upon pi m। ठीक है, दूसरा जो assumption है वो देखते हैं। पहला assumption था क्या? सभी स्फीयर्स यूनिफॉर्म है, डायमीटर सिग्मा है और सभी हार्ड स्फीयर्स हैं, जितने भी गैस पार्टिकल्स हैं। दूसरा assumption ये है कि जितने भी गैस पार्टिकल्स हैं उन सब की स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब एक स्पीड से मूव करते हैं, एक स्पीड से मूव करते हैं, और उस स्पीड को हमने मान रखा है एवरेज स्पीड UAV, जिसको बोलते हैं √8 RT upon pi m। इसकी ये वैल्यू होती है। ये कॉन्ट्रास्ट है बेटा। केटीजी में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का assumption ये था कि किसी भी गैसियस पार्टिकल के सैंपल में स्पीड ऑफ पार्टिकल्स वेरीज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, ये था। लेकिन यहां कोलिजन थ्योरी में उसके ठीक कॉन्ट्रास्ट में assumption है कि हम सभी गैस पार्टिकल्स की स्पीड को सेम मान रहे हैं, और वो स्पीड कितनी है बच्चे? UAV के बराबर, √8 RT upon pi m के बराबर है। ठीक है, ये स्पीड हम लोग मान रहे हैं। सो दिस इज assumption number 2. Now assumption number 3, there are no interactive forces acting between the gas particles, that is there is neither attraction nor repulsion between gas particles, जैसा कि आइडियल गैस के सैंपल में होता है। हम लोग शुरू से ये देखते आए हैं कि आइडियल गैसेस के सैंपल में न तो अट्रैक्शन होता है न रिपल्शन होता है, मतलब कोई भी इंटरैक्टिव फोर्सेस नहीं होते हैं। दिस इज assumption number 3 in this particular collision theory. Then assumption number 4, assumption number 4 is about the angle of collision. हमें ये मालूम है कि जो कोलाइडिंग गैस पार्टिकल्स हैं उनका जो एंगल ऑफ कोलिजन है वो 0 to 180 डिग्री कुछ भी हो सकता है। एंगल ऑफ कोलिजन between two colliding molecules or gas particles may vary from 0 to 180 degree।
कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस थ्योरी में हम ये मानते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे, सो एक एवरेज वैल्यू ले ली गई, 0 से 180 डिग्री के बीच का एक एवरेज वैल्यू ले लिया गया। आप समझ रहे हो मैं क्या बात बोल रहा हूं? जैसे ये कुछ ऐसा है कि हम ये मानते हैं कि जो भी कोलिजन होगा, सपोज एक गैस पार्टिकल ये रहा, दूसरा गैस पार्टिकल ये है, तो जो भी कोलिजन है वो कितना है 90 डिग्री, जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है बेटा, आपको इस जगह पे दिख रहा है, जो भी कोलिजन है वो 90 डिग्री, देखो एक ये है और एक इधर है, सो इनके बीच का ये जो एंगल है ये कितना है 90 डिग्री है। ऐसा जरूरी है क्या कि हमेशा 90 डिग्री हो? नहीं, कुछ भी 0 से 180 डिग्री कुछ भी हो सकता, मतलब आप ऐसे भी पार्टिकल्स ऐसे भी कोलाइड कर सकते हैं, पार्टिकल्स ऐसे भी कोलाइड कर सकते हैं, मतलब कोई भी एंगल ऑफ कोलिजन हो सकता है। लेकिन इस थ्योरी में एन एवरेज एंगल ऑफ 90 डिग्री इज एज्यूम्ड टू बी द कोलिजन एंगल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, है ना। और इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या हुआ कि अगर मैं एक पार्टिकल की स्पीड दूसरे के रेस्पेक्ट में देखूं, जरा इस सिस्टम को देखो, रिलेटिव स्पीड शायद आप जानते हो बेटा, एक पार्टिकल की स्पीड अगर मैं दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में देखूं, सपोज ये फर्स्ट पार्टिकल है और ये सेकंड पार्टिकल है, अगर मैं पार्टिकल 1 की स्पीड सेकंड पार्टिकल के रेस्पेक्ट में देखूं, मतलब रिलेटिव स्पीड इस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, सो रिलेटिव स्पीड इस सिस्टम की होगी √u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस 2u1 u2 cos थीटा, जहां पे थीटा वेलोसिटी एंगल्स के बीच, वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच का एंगल है। अब ये एंगल चूंकि 90 डिग्री है बेटा, सो ये एंगल 90 डिग्री होने से जो आपको रिलेटिव स्पीड मिलेगी वो क्या मिलेगी, √u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस 2u1 u2 cos, दिस इज u1 u2 cos what 90, cos 90 is 0, so this becomes 0। और आपको मैंने पहले बताया था, अजम्पशन नंबर 2 था कि सारे पार्टिकल की स्पीड सेम होती है, u1 की वैल्यू u2 के बराबर है और वो वैल्यू किसके बराबर होती है, u एवरेज। सो दिस इज u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, एक्चुअली ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो u एवरेज का स्क्वायर, u एवरेज का स्क्वायर, सो एक्चुअली दिस इज √2 इंटू u एवरेज, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इस सिस्टम की जो ये 90 डिग्री पे कोलिजन होने वाला है, इस सिस्टम में जो रिलेटिव स्पीड है बेटा वो कितनी है, √2 टाइम्स UAV। √2 इसलिए आया है क्योंकि एंगल ऑफ कोलिजन को हम एज्यूम कर रहे हैं कि कितना है बच्चे, 90 डिग्री। कितना है बेटा, 90 डिग्री, ठीक है। चलिए बेटा, ये तो 4 assumptions हो गए इस कोलिजन थ्योरी के। कितने assumptions हो गए बच्चे, 4 assumptions हो गए। अब इस थ्योरी में आगे बढ़ने के लिए कुछ टर्म्स है बेटा, है कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू दिस थ्योरी, सो उन टर्म्स को हमें समझना जरूरी है। सो लेट्स मूव ऑन। Okay, so some important terms related to collision theory. Some important terms related to collision theory. The first term is number density. Number density. So number density, बेटा density जैसे ही आया, so नीचे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम तो तय है। डेंसिटी का मतलब है नीचे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम तो तय है। एक्चुअली नंबर डेंसिटी इज नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स, दिस इज नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी। उसको डिनोट करता हूं n स्टार से, है ना। सो n स्टार इज इक्वल टू n बाई v, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स, जो डिब्बे के अंदर, जो कंटेनर के अंदर, वेसल के अंदर टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स है उनको n मान लिया, एंड v इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। सो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज n स्टार, राइट। सो दिस टर्म इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी, दिस टर्म इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी। डेंसिटी बेटा जैसे ही आए तो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम, मास डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी नंबर अपॉन वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम। जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा और हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पढ़ाएंगे आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जैसे ही डेंसिटी आएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम तय है। अब ये तो ठीक है, ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया, n स्टार इज इक्वल टू n बाई वी। हम PV इज इक्वल टू nRT भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके और n स्टार की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे निकालोगे बेटा। सो assuming the gas to be ideal gas, which the gas is PV is equal to nRT। जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बेटा, वो नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na लिख सकते हैं आप, इंटू RT लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। PV इज इक्वल टू nRT में नंबर ऑफ मोल्स को मैं नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na लिख सकता हूं बच्चे। अब देखो R बाई Na एक कांस्टेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये कई बार हो चुका है अब। सो PV is equal to n is total number of gas particles into KT, where K is Boltzmann constant, which is R by Na. K is called Boltzmann constant, right? So this is Boltzmann constant. ठीक है बेटा,
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये तो जानते ही हो आप। अब v को नीचे ले आओ, सो p इज इक्वल टू n बाई वी इंटू के टी, और n बाई वी ही n स्टार है, अभी आपको पता है n बाई वी ही n स्टार है। सो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, n स्टार इज इक्वल टू p बाई के टी, वेर k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t इज टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। सो दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, लर्न कर लोगे तो अच्छा होगा। n स्टार इज इक्वल टू p बाई के टी, तो n स्टार n बाई वी होता है, ये तो बेसिक रिजल्ट है। लेकिन अगर मुझे प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में नंबर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करना है, प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में नंबर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करना है, सो n स्टार की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, p अपॉन के टी, p अपॉन के टी, ठीक है। So this is the first important term related to this particular collision theory. Okay, let's come to next term. So this is first term, right? Okay, this is the first important term related to this theory. Then the next one is collision diameter. Collision diameter, it is the minimum possible distance. It is the minimum distance between the centers of two colliding gas particles. जब दो particles collide करेंगे तो collision के दौरान उनके बीच की जो minimum distance है उसको क्या बोलोगे, कोलिजन डायमीटर। जैसे अगर आइडेंटिकल पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर आइडेंटिकल पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं तो पार्टिकल्स का डायमीटर हमने क्या मान रखा था, सिग्मा। ये तो पहली ही अजम्पशन था, याद करो आप। इस थ्योरी में पहला पॉइंट अजम्पशन थ्योरी में हम लोगों ने माना था कि सभी पार्टिकल्स एक ही तरह के हैं और उनका डायमीटर क्या है, सिग्मा। सो अगर आइडेंटिकल पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं तो ये पॉसिबल मिनिमम डिस्टेंस है, इससे छोटी डिस्टेंस तो सेंटर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स के बीच की पॉसिबल नहीं, मतलब इससे छोटी डिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हार्ड स्फीयर है, ये पिचक तो सकता नहीं है, ये पिचक नहीं सकता, तो इससे कम डिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल है, इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक की डिस्टेंस, इसी को क्या बोलोगे बेटा, इसी को क्या बोलोगे बच्चे, कोलिजन डायमीटर। क्या बोलेंगे बच्चे, कोलिजन डायमीटर। अगर ये डायमीटर सिग्मा है तो ऑब्वियसली ये वाली डिस्टेंस सिग्मा बाई 2 होगी, ये वाली डिस्टेंस सिग्मा बाई 2 होगी, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये सिग्मा बाई 2 प्लस सिग्मा बाई 2 कितना होगा बच्चे, सिग्मा होगा। इन केस आइडेंटिकल पार्टिकल्स कोलाइड, सो पार्टिकल्स अगर आइडेंटिकल हैं और जिनका डायमीटर सिग्मा है, सो कोलिजन डायमीटर मतलब कोलाइड करने पे सेंटर्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट विल बी सिग्मा, ठीक है, ये सिग्मा होगा। अगर पार्टिकल्स अलग अलग हैं, सपोज एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली उन दोनों के बीच में अगर कोलिजन होगा, उन दोनों के बीच में अगर कोलिजन होगा, सो उस कोलिजन में फिर क्या होगा, उस कोलिजन में डायमीटर तो सेम नहीं होगा। तो मान लो एक का डायमीटर सिग्मा 1 है, एक का डायमीटर सिग्मा 1 है, दूसरे का डायमीटर सिग्मा 2 है, तो उस केस में बेटा ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 होगी, और जो टोटल डिस्टेंस होगी वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा कोलिजन डायमीटर। इन केस अगर दो नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं बेटा, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को आइडेंटिकल पार्टिकल्स का कोलिजन पढ़ना है, हम लोगों को आइडेंटिकल कोलिजन पढ़ना है, तो एक्चुअली इस पे कम ही जाएंगे, इस पे कम ही जाएंगे, हमें आइडेंटिकल पार्टिकल्स के कोलिजन की बात करनी है, ठीक है। चलिए, दिस इज द सेकेंड टर्म। नाउ द थर्ड टर्म इज कोलिजन क्रॉस सेक्शनल एरिया। कोलिजन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सुनिएगा, ये वो एरिया है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये टर्म, कोलिजन क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिर्फ सुनो आप ध्यान से। ये वो एरिया है, सपोज एक पार्टिकल रेस्ट पे है, मान लीजिए बेटा एक पार्टिकल रेस्ट पे है और दूसरे पार्टिकल्स आके इससे कोलाइड करते हैं। एक पार्टिकल रेस्ट पे है और दूसरे पार्टिकल्स आके इससे कोलाइड करते हैं, तो दूसरे पार्टिकल्स का जो सेंटर है, जो दूसरे पार्टिकल्स का सेंटर है, मान लो एक पार्टिकल आके टकराया तो दूसरे पार्टिकल का सेंटर ये रहा, मान लो एक पार्टिकल इधर से आके टकराया तो जो दूसरे पार्टिकल का सेंटर है वो ये रहा, मान लो एक पार्टिकल इधर से आके टकराया तो जो तीसरे पार्टिकल का सेंटर है वो ये रहा। तो जो पार्टिकल्स आके टक्कर कर रहे हैं, अगर ये पार्टिकल बीच वाला रेस्ट पे है, सो दूसरे पार्टिकल्स का सेंटर कितने एरिया में एंटर नहीं कर सकता है उसको बोलते हैं कोलिजन क्रॉस सेक्शनल एरिया। कितने एरिया में वो एंटर नहीं कर सकता है उसको बोलते हैं कोलिजन क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया जो मैं शेड कर रहा हूं, दैट इज कोलिजन क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज कोलिजन क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं कितनी होगी। अगर सभी स्फीयर का डायमीटर देखो, ये वाला डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर ये सिग्मा है, ये पूरा डायमीटर सिग्मा है, तो ये लेंथ सिग्मा बाई 2 हो जाएगी, ये वाली लेंथ सिग्मा बाई 2 हो जाएगी। तो ये जो रेडियस जो मैंने शेड किया है सर्कल, जो मैंने शेड किया है सर्कल, उसका रेडियस कितना है बच्चे, सिग्मा बाई 2 प्लस सिग्मा बाई 2,
सो ये जो शेडेड एरिया है, वो जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया है, वो शेडेड एरिया की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, पाई सिग्मा स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई सिग्मा स्क्वायर। सो कोलिजन क्रॉस सेक्शनल एरिया वो एरिया है अगर एक पार्टिकल रेस्ट पे है और दूसरे आके उससे कोलाइड करते हैं, सो दूसरे पार्टिकल का सेंटर कितने स्पेस में, कितने एरिया में एंटर नहीं कर सकता है। एक तरह से ये एक्सक्लूडेड एरिया है, ये वाला एरिया क्या है, एक्सक्लूडेड है, जिसमें दूसरे पार्टिकल्स के सेंटर नहीं आ पाएंगे। सो दैट एरिया इज कोलिजन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, सो ये वाला एरिया एक तरह से कोलिजन क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ठीक है बच्चे, राइट। सो दिस इज द थर्ड टर्म। अब आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब आगे 3 टर्म्स और हैं हमारे पास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कोलिजन थ्योरी के। ये टर्म्स को समझना हमें जरूरी है और इन्हीं टर्म्स में जेईई एडवांस में और ओलंपियाड्स में क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट टर्म इज कोलिजन नंबर। कोलिजन नंबर, पहले तो डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय अ गैस पार्टिकल पर यूनिट टाइम। एक गैस पार्टिकल यूनिट टाइम में कितने कोलिजन्स करता है, दिस इज कॉल्ड Z1। Z1 कोलिजन नंबर बोलते हैं। कोलिजन नंबर क्या है बेटा, इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय अ गैस पार्टिकल पर यूनिट टाइम और पर सेकेंड, राइट। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये पूरा मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूं, यहां पे जानबूझ के डेरिवेशन करने जा रहा हूं ताकि आपको पूरा प्रोसीजर पता रहे कि एग्जैक्टली कैसे करते हैं। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। मान लो बच्चे मेरे पास इस तरह से एक गैस पार्टिकल है, ठीक है, एक गैस पार्टिकल है और ये एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से मूव करता है। ठीक है, इस तरह से मूव करता है। सो ये वाला जो पार्टिकल है वो पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है। अब जब ये मूव करेगा, सो मूव करने पे ये अपने अगल बगल वाले पार्टिकल से टकराएगा। ठीक है, या जो भी स्पेस में इसके रास्ते में जो भी पार्टिकल्स मिलेंगे उससे टक्कर होगा। सो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एक सिलेंडर एज्यूम कर रहा हूं, मैं एक सिलेंडर एज्यूम कर रहा हूं, मैं एक सिलेंडर एज्यूम कर रहा हूं। सिलेंडर कुछ इस तरह से है, सिलेंडर कुछ इस तरह से है, मतलब इस तरह से सिलेंडर है मेरा, राइट, कुछ इस तरह से सिलेंडर। ठीक है, इस तरह से सिलेंडर। इस सिलेंडर में, इस सिलेंडर का जो डायमीटर है या आप बोल सकते हो जो रेडियस है, वो रेडियस एक्चुअली कितना है, सिग्मा, क्योंकि ये सिग्मा बाई 2 है, ये भी सिग्मा, तो ये जो रेडियस है बेटा इस सिलेंडर का कितना है, सिग्मा है। ठीक है, ये सिग्मा है। अब क्या है, ये वाला जो पार्टिकल है वो यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस मूव करेगा, 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस मूव करेगा, मुझे ये बताओ, 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस मूव करेगा, 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस। अगर इसकी स्पीड UAV है, इसकी स्पीड कितनी बेटा, हमने पार्टिकल की स्पीड कितनी मान रखी है, U एवरेज। तो आपको मालूम है कि यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो तो स्पीड के बराबर होती है। 1 सेकंड में जो डिस्टेंस पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं वो तो स्पीड के बराबर होती है। अरे हाँ या ना, 1 सेकंड में जो पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं डिस्टेंस वो स्पीड के बराबर होती है। सो एक्चुअली मैं एक काम करता हूं, इस सिलेंडर की लेंथ को मार रहा हूं U एवरेज। एक्चुअली ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है यूनिट टाइम में, 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस पार्टिकल ट्रेवल करेगा। अब होगा क्या, जब ये पार्टिकल ट्रेवल करेगा तो इस सिलेंडर के अंदर, इस सिलेंडर के स्पेस के अंदर जो भी दूसरे पार्टिकल्स हैं उनसे कोलाइड करेगा। जैसे मान लो एक पार्टिकल यहां पे, सपोज यहां पे, इस जगह पे पार्टिकल है ना, इस जगह पे है, सपोज इस जगह पे पार्टिकल 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 है। तो बताओ किन किन पार्टिकल से ये टक्कर होगी। सो यूनिट डिस्टेंस में, यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतनी डिस्टेंस। अब आप मुझे बताओ कि कौन कौन से पार्टिकल से ये कोलाइड करेगा, जब ये मूव करेगा तो कौन कौन से पार्टिकल से कोलाइड करेगा। क्या इस पार्टिकल से कोलाइड करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर कोई पार्टिकल यहां पे है जिसका सेंटर ये रहा, सेंटर ये रहा, ये देखो, सो इससे कोलाइड करेगा। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस जैसे ही ये यहां पे पहुंचेगा, जैसे आप खुद ही सोचो बेटा, दो पार्टिकल्स जब कोलाइड करेंगे तो उनके बीच की ये सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सिग्मा। जब दो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे होंगे तो सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सिग्मा। और ये पार्टिकल जब मूव करेगा यहां पे कहीं पे होगा तो बीच में ऐसे ही इनके बीच की डिस्टेंस सिग्मा होगी, तो इस पार्टिकल से कोलिजन होगा, इस वाले पार्टिकल से भी कोलिजन होगा। देखो इससे भी कोलिजन होगा। क्या इससे कोलिजन होगा,
ओहो, इससे कोलिजन होगा क्या? सवाल ही नहीं उठता, इससे कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि ये मूव करता जाएगा किसी भी समय पे ऐसा डिस्टेंस 2 सिग्मा वाला आपको नहीं मिलने वाला। जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी वो हमेशा 2 सिग्मा से ज्यादा होगी। इवन क्लोजेस्ट अप्रोच में भी मान लो ये पार्टिकल यहां पे आ जाता है, सपोज ये वाला जो पार्टिकल है वो यहां पे भी आ जाता है, तब भी ये वाली जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से इसके सेंटर की, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो सिग्मा से ज्यादा ही रहेगी, तो कोलिजन नहीं होने वाला। कहने का मतलब ये, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूं कि इस सिलेंडर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, इस सिलेंडर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल उनसे कोलाइड करेगा, ये पार्टिकल उनसे कोलाइड करेगा। ठीक है, सो number of collisions made by gas particle per unit time कितने collisions पर यूनिट टाइम, कितने कोलिजन्स होंगे भाई? जितने अंदर पार्टिकल्स हैं उतने ही कोलिजन्स होंगे, जितने अंदर मॉलिक्यूल्स या जितने गैस पार्टिकल्स हैं उतने ही टक्कर होंगे, हाँ या ना? जितने अंदर पार्टिकल्स हैं उतने ही तो टक्कर होंगे। और अंदर पार्टिकल्स कितने हैं? अंदर पार्टिकल्स के लिए बड़ा सिंपल है, एक काम करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, अगर आपको अभी देखा आपने n स्टार होता है बेटा n बाई वी, n स्टार होता है n बाई वी। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं n स्टार इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जितने गैस पार्टिकल्स हैं उतने ही तो कोलिजन होंगे। सो number of collisions made by gas particle per unit time is equal to n star into volume ऑफ व्हाट? वॉल्यूम इस सिलेंडर का। ये जो सिलेंडर हमने माना है यूनिट टाइम में, क्योंकि यूनिट टाइम ये देखो पर यूनिट टाइम में इतनी लेंथ कवर करेगा, तो सिलेंडर की लेंथ ये है। तो आप मुझे इस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम बता दें। सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू दैट पर्टिकुलर लेंथ। सो ये जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, सो दिस इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू दिस लेंथ यू एवरेज इंटू एन स्टार। ये क्या हो गया बेटा? पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज इंटू एन स्टार। ये हमने रिजल्ट तब ऑब्टेन किया है जब सिर्फ एक पार्टिकल मूव कराया है और बाकी सब वहीं पे स्थिर है, बाकी सब वहीं पे है, बाकी सब कोई मूव नहीं कर रहा, सिर्फ एक पार्टिकल मूव कर रहा है और सबसे टक्कर 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 करते जा रहा है। एक पार्टिकल मूव कर रहा है और सबसे कोलाइड करते हुए जा रहा है, बाकी कोई मूव नहीं कर रहा है। हमने ये रिजल्ट तब ऑब्टेन किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मालूम है कि बाकी पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। ये तब है बच्चे जब सिर्फ एक पार्टिकल, ये वाला जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है और ये बाकी सभी पार्टिकल्स यहीं पे रुके हुए हैं, यहीं पे स्थिर हैं। लेकिन आपको मालूम है कि ऐसा नहीं है, सभी पार्टिकल्स मूव करेंगे। और जब सभी पार्टिकल्स जब मूव करेंगे, सो ये जो यू एवरेज है इसको हम रिप्लेस करेंगे यू रिलेटिव से। और आपको इसीलिए फोर्थ अजम्पशन में मैंने बताया था कि रिलेटिव स्पीड, हम ये मानेंगे कि जो भी कोलिजन हो रहा है इस पार्टिकल और इस स्फीयर के अंदर, बाकी जो पार्टिकल्स हैं वो जो एंगल ऑफ कोलिजन है वो कितना है? 90 डिग्री। कितना है बेटा? 90 डिग्री। मतलब ये कुछ ऐसे है, ये तो तब है बेटा जब वन पार्टिकल मूव्स। सो दिस इज द रिजल्ट व्हेन ओनली वन पार्टिकल मूव्स, only one particle moves. Now if all the particles move, so जो भी collisions होंगे वो 90 डिग्री पे होंगे, और 90 डिग्री पे collision होने के कारण जो relative speed है सिस्टम की वो क्या हो जाएगी? √2। तो यहां पे u एवरेज के बजाय, so total number of collisions made by gas particle if all particles move, अगर सभी पार्टिकल्स मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या हो जाएगा? एक मिनट में इसको मिटा दूं कि अपने पास जगह हो जाए। अगर सभी पार्टिकल्स मूव करेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज के बजाय अब यू रिलेटिव लिखेंगे और ये हो जाएगा एन स्टार। और यही रिजल्ट है जो हमें ध्यान में रखना है, एन स्टार। एक चीज और,
pi sigma square u relative n star. So this is the number of collisions made by a gas particle per unit time. This is the number of collisions made by a gas particle per unit time. हमने जो भी collision माना है वो 90 डिग्री पे, मतलब ये है कि ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इधर से पार्टिकल 90 डिग्री पे कोलाइड कर रहा है, इधर से पार्टिकल 90 डिग्री पे कोलाइड कर रहा है, इधर से पार्टिकल 90 डिग्री पे कोलाइड कर रहा है, इधर से 90 डिग्री पे, इधर से 90 डिग्री पे, इधर से 90 डिग्री पे, मतलब ये तो मूव कर रहा है, ये सब 90 डिग्री पे कोलिजन हो रहे हैं। ये अजम्पशन है यहां पे, ये अजम्पशन है बेटा। सो दिस इज पाई सिग्मा स्क्वायर यू रिलेटिव इंटू एन स्टार। और नेक्स्ट पेज पे यू रिलेटिव की वैल्यू को मैं रख देता हूं √2 इंटू यू एवरेज। सो मेरे पास एक ढंग का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, Z1 अब प्रॉपर है, Z1 which is number of collisions made by a gas particle per unit time will be equal to pi sigma square u average की जगह आप रखोगे u relative, और u relative की वैल्यू है √2 टाइम्स u average. So √2 pi sigma square u average into n star. So this is the formula. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखिएगा। अगर मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट करूं तो Z1 को आप लिख सकते हो √2 पाई सिग्मा स्क्वायर, यू एवरेज कितना होता है बच्चे 8RT अपॉन पाई m, और n स्टार अभी लिखा था P अपॉन KT जहां K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Z1। प्लीज ये फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूले पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कोई आपसे डेरिवेशन नहीं पूछने वाला, लेकिन फॉर्मूले पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज Z1 √2 पाई सिग्मा स्क्वायर √8RT अपॉन पाई m इंटू n स्टार, और n स्टार की वैल्यू हो गई P अपॉन KT, n स्टार की वैल्यू हो गई P अपॉन KT। आगे बढ़ते बेटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Z1, राइट। फिर नेक्स्ट अगला जो टर्म है वो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये तीसरा टर्म था बेटा, ये फोर्थ टर्म था रिलेटेड टू कोलिजन थ्योरी। दिस इज Z1 number of collisions made by a gas particle per unit time. This is number of collisions made by a gas particle per unit time. अभी तो ये वाला जो पोर्शन है this is relevant to NSEC, है ना। अगर आप लेवल 2 लेवल 3 में जाएंगे तब आपको इस पे क्वेश्चंस इवन NSEC में भी मिल सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, अगला जो टर्म है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। अगला जो टर्म है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उसको डिनोट करते हैं बच्चे Z11 से। किससे डिनोट कर रहे हैं, Z11 से। एग्जैक्टली क्या है Z11, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज द टोटल नंबर ऑफ बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन्स, it is the total number of bimolecular collisions occurring per unit time, per unit volume. So total number of bimolecular collisions. तो bimolecular collision से आप घबराइएगा नहीं। bimolecular collision का मतलब है सिंपल, जैसे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर होती है उसको bimolecular collision बोलते हैं। एक्चुअल में क्या है कि कुछ collisions ट्राइमोलिकुलर भी हो सकते हैं, टेट्रामोलिकुलर भी, हालांकि बहुत रेयर होता है। ट्राइमोलिकुलर का मतलब क्या है, एक ही इंस्टेंट पे तीन पार्टिकल्स का साइमल्टेनियस कोलिजन, क्योंकि बहुत कम पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, लेकिन हम लोग यहां पे ट्राइमोलिकुलर कोलिजन्स की बात नहीं कर रहे, टेट्रामोलिकुलर कोलिजन्स की बात नहीं है। टेट्रामोलिकुलर का मतलब है एक ही इंस्टेंट पे चार मॉलिक्यूल्स का एक साथ कोलिजन। आप खुद ही सोचो, दिस इज वेरी रेयर, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी इसके होने की। इसको आप ऐसे समझो, मोस्ट ऑफ द कोलिजन्स, इवन अगर अनफॉर्चुनेट रोड एक्सीडेंट से होते हैं, वो मोस्टली बाइमोलिकुलर, मतलब दो व्हीकल्स के बीच में होते हैं। बहुत रेयर है कि एक ही समय पे चार व्हीकल्स एक साथ टकराएं। दो व्हीकल टकराने के बाद तीसरा टकराए, चौथा टकराए, तो वो ट्राइमोलिकुलर टेट्रामोलिकुलर नहीं है। एक ही इंस्टेंट पे चार चार टकराएं एक साथ, सो दैट इज वेरी रेयर, और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। यहां पे हम लोग बाइमोलिकुलर, जैसा सिंपल दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है, उसकी बात कर रहे हैं। अब इसको कैसे पता कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं बेटा, बहुत सिंपल है। पीछे हमने देखा कि ये जो Z1 था, ये जो Z1 है, Z1 क्या था, नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय वन गैस पार्टिकल पर यूनिट टाइम। ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं, मान लो n पार्टिकल्स हैं। भाई आप अभी मैंने कोलिजन सिलेंडर
से ये चीज डेराइव की थी, है ना, पीछे वाले पेज पे मैंने कोलिजन सिलेंडर से ये वाली चीज डेराइव की थी। इसकी लेंथ कितनी थी बेटा, यू एवरेज थी। तो अभी मैंने कहा आपसे कि ये जब पार्टिकल मूव करेगा, ये जब पार्टिकल मूव करेगा, सो जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे इस पार्टिकल के द्वारा एक सेकंड में कितना होगा, Z1। इसके अंदर ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं टोटल, टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स मान लो हैं, सो n पार्टिकल्स हैं। सो जो Z11 की वैल्यू हो जाएगी वो Z1 इस पार्टिकल ने कितनी टक्कर की इनटू कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या मैं काउंटिंग सही कर रहा हूं? ये कुछ ऐसे है बेटा, जैसे मान लो एक रूम है और रूम के अंदर मैं मूव करना शुरू करता हूं। सपोज मैं आपसे बोलता हूं कि टोटल रूम में 10 लोग हैं और मैं नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड जो कर रहा हूं, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड जो दूसरे लोगों से कोलाइड कर रहा हूं, सपोज नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड इज 5। ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। मान लो इस कमरे के अंदर 10 लोग हैं। सो मेरे द्वारा टोटल कोलिजन्स पर सेकंड कितने हुए, कितने हुए बेटा, कितने हुए, 50। अब टोटल कोलिजन्स जब आप काउंट करोगे, सो कई बार क्या होगा, अब जैसे दूसरे, जब मैं सपोज मैं आपसे टकराया, आप मुझसे टकराओ, तो बात तो एक ही है। उसको मैं 2 काउंट करूं या 1 काउंट करूं, उसको मैं 2 काउंट करूं कि 1 काउंट करूं, क्योंकि कोलिजन तो एक ही कहलाएगा। एक्स वाई से टकराए, वाई एक्स से टकराए, वो एक बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन कहलाएगा। इसलिए हमने जैसे ही Z1 को इस नंबर ऑफ कोलिजन को टोटल से मल्टीप्लाई किया, हमने हर कोलिजन को दो बार काउंट किया, हमने हर कोलिजन को 2 बार काउंट किया। आप इस चीज को समझना, हमने हर कोलिजन को 2 बार काउंट किया, इसलिए हमें इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब चूंकि पर यूनिट वॉल्यूम है, ये तो पर यूनिट टाइम है, पर यूनिट वॉल्यूम है, तो आपको वॉल्यूम से भी डिवाइड करना पड़ेगा। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो वो टर्म कितना हो जाएगा, n स्टार। क्योंकि डेफिनेशन Z11 कह रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन्स अकरिंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट टाइम में जो कोलिजन्स हो रहे हैं बाई मॉलिक्यूलर, वो तो कितने होंगे, Z1 इंटू n/2। लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम भी हमें बताना है, तो वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। जब आप n को v से डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, n स्टार, है ना, क्योंकि n स्टार होता है बेटा n/v, n/v। 2 से क्यों डिवाइड किया ये आपको क्लियर होना चाहिए। बस 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आप हर कोलिजन को 2 बार काउंट कर रहे हो, हर कोलिजन को 2 बार काउंट कर रहे हो। मैं आपसे टकराऊं, आप मुझसे टकराएं, वो एक कोलिजन माना जाएगा। लेकिन काउंटिंग में जब मैंने ये मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअली वो ट्वाइस में 2 बार काउंट हो गया एक ही चीज को, है ना, तो उसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया। इसको आप ऐसे समझ लो, इसको आप ऐसे समझो। सपोज एक फुटबॉल, अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है ना, सपोज 5 टीम्स, सपोज, है ना, ये टीम्स तो ज्यादा है, सपोज 5 टीम्स है, ठीक है। हर टीम का एक दूसरे के साथ मैच होना है, हर टीम का एक दूसरे के साथ मैच होना है। सो मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ मैचेस बताओ, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने, 5 टीम्स हैं, हर टीम एक दूसरे के साथ खेलेगी। सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस बताओ कितने होंगे। अब इसके बाद क्या होगा, Z11 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू रख देते हैं बेटा। Z1 की वैल्यू थी √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू U एवरेज, ये था Z1 इंटू n स्टार। सो दिस इज Z1 इंटू n स्टार डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। सो √2 अपॉन 2, Z11 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज इंटू n स्टार का होल स्क्वायर। So this is the expression for Z11. Z11, what is Z11? It is the total number of collisions occurring per unit time per unit volume. It is the total, एक पार्टिकल कितने कोलिजन कर रहा पर सेकेंड, वो तो Z1 है, ये नहीं, सारे कोलिजन्स मिला के पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, सारे कोलिजन्स कितने हो रहे हैं, Z11। Z11 इसलिए लिखा बेटा क्योंकि यहां आइडेंटिकल पार्टिकल्स की हम लोग टक्कर मान रहे हैं। आइडेंटिकल मतलब जितने भी गैस पार्टिकल्स हैं वो सभी सेम है, मतलब एक ही गैस के बीच में कोलिजन हो रहा है। क्योंकि अगर अनआइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे, मान लो वहां पे सपोज हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैस है, सपोज मेरे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और उनके बीच अब कोलिजन्स, तो वहां पे सिर्फ एक तरह का कोलिजन नहीं होगा, वहां 3 तरह के कोलिजन्स हो सकते हैं। कौन कौन से, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, H2 का O2 के साथ, H2 का O2 के साथ। सो वहां पे 3 तरह के कोलिजन्स होंगे। अभी उस तरह के कोलिजन की बात नहीं हो रही है,
अब उसको भी आराम से हम लोग पता कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पता कर सकते, मैं आगे कहीं पे रिजल्ट लिख दूंगा, उसको भी आप सोचने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आगे, लेकिन काइनेटिक्स में आएगा, केमिकल काइनेटिक्स में वो एक्सप्रेशन आएगा, इसलिए मैं यहां लिख जरूर दूंगा, ठीक है। सो दिस इज Z11, टोटल नंबर ऑफ बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन आइडेंटिकल पार्टिकल्स के बीच में 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज एन स्टार। आप यू एवरेज को क्या लिख सकते हो, Z11 इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, यू एवरेज क्या है बेटा 8RT अपॉन पाई m, और n स्टार क्या है बच्चे P अपॉन KT का स्क्वायर, P अपॉन KT का स्क्वायर। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर Z11, दिस इज द रिजल्ट फॉर Z11, राइट। चलो ये Z11 है, ओके। मीन फ्री पाथ, मैं आपको एक और रिजल्ट मैं लिख देता हूं, तो एक स्लाइड मुझे ऐड करनी पड़ेगी, लेट मी ऐड वन स्लाइड, ओके। एक स्लाइड मुझे ऐड करने दो बेटा, चलो अरे हटो भाई, चलो जैसा मैंने अभी आपको बोला कि अगर आइडेंटिकल गैस पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था बेटा, आइडेंटिकल गैस पार्टिकल्स के बीच में अगर टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स देखना है तो ये Z11 होता था, ये 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज इंटू एन स्टार का स्क्वायर आया था, ठीक है। और ये आया कैसे था, Z11 आया था Z1 इंटू एन स्टार डिवाइडेड बाई 2, एन स्टार डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अगर दो नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स के बीच में हम कोलिजन देखें, दो नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स के बीच में हम कोलिजन देखें, सो उस कोलिजन के लिए बेटा, उस कोलिजन को मैं ZAB बोलूंगा, क्या बोलूंगा ZAB, मतलब पार्टिकल A और पार्टिकल B के बीच कोलिजन हो रहा है, और ZAB टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन A एंड B पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। सो इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज टोटल नंबर ऑफ collisions, total number of collisions between A and B, between A and B gas molecules or gas particles per unit time, per unit time, per unit time, per unit volume, per unit volume, per unit volume। ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ZAB होगा बेटा, ZAB यहां पे क्या होगा, दिस विल बी Z1 इंटू, या आप बोल सकते हो ZA इंटू एन स्टार B डिवाइडेड बाई 2 लिखूं, अभी 2 लिखना है क्या, नहीं, यहां 2 नहीं लिखना है, यहां 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों। अब आप बोलोगे पहले तो डिवाइड करा फिर अभी नहीं कर रहे, अभी क्यों नहीं कर रहे, सुनो। जब मैं बोलाऊंगा कि Z1A, मतलब Z1A का मतलब है A के पार्टिकल्स की नंबर ऑफ कोलिजन्स, सो इसको आप ऐसे समझो, इसको आप ऐसे समझो बेटा। चलो मैं फिर से आपको उसी बेसिक पे ले चल रहा हूं, उसी बेसिक पे ले चल रहा हूं जो पहले था। अच्छा एक चीज और, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अभी अगर मैं यहां U रिलेटिव की बात करूं, U रिलेटिव की बात करूं, सो क्या मेरा U रिलेटिव सेम होगा, U रिलेटिव जल्दी बताओ। अब ये A है और ये B है, क्या U रिलेटिव सेम होगा क्या, U रिलेटिव की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी मूव कर रहा है U एवरेज से, U एवरेज, लेकिन इसका U एवरेज 1 है और इसका U एवरेज 2 है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है, क्योंकि मास अलग है, पार्टिकल A और पार्टिकल B U एवरेज होता है 8RT अपॉन पाई m, m का मास अलग, A का मास अलग, B का मास अलग। सो यहां पे बेटा जो फॉर्मूला है U रिलेटिव का वो थोड़ा चेंज होगा। सो क्या फॉर्मूला होगा, पहले तो मैं वो लिखूंगा। U रिलेटिव का अगर मैं बात करूं इस सिस्टम के लिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट U1 स्क्वायर UAV1 का स्क्वायर प्लस UAV2 का स्क्वायर। अच्छा U रिलेटिव को अब मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट UAV1 स्क्वायर इज 8RT अपॉन पाई, लेट द मोलर मास बी M1, पहले वाले पार्टिकल का M1 मान लेते हैं और दूसरे वाले पार्टिकल का M2 मान लेते हैं। सो दिस इज पाई M2,
and this will be equal to under root 8 RT upon pi, and this is 1 upon m1 प्लस 1 अपॉन m2। और शायद आप फिजिक्स में पढ़ रखे हो 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2, इसको बोलेंगे 1 अपॉन म्यू। म्यू इज रेड्यूस्ड मास। शायद आपको पता हो, नहीं पता हो तो आप पढ़ोगे फिजिक्स में, इसको बोलेंगे बच्चे रेड्यूस्ड मास। सो दिस इज इक्वल टू u relative for this system, u relative for this system is under root 8 RT upon pi into mu, where mu is reduced mass। reduced mass का मतलब है 1 अपॉन म्यू की वैल्यू है 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। सही है। सो यहां पे u रिलेटिव चेंज हो गया, √2 वाला फैक्टर गायब हो गया। सबसे पहली बात तो √2 वाला फैक्टर गायब हो गया, तो √2 यहां पे नहीं आएगा, √2 यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, √2 यहां पे नहीं आएगा। अब चलो बाकी बात करते हैं, इधर कर लेता हूं। ठीक है, इधर लिखते हैं, √2 नहीं आएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर पता रहे कि किधर से किधर हम लोग चल। ठीक है, √2 नहीं आएगा। अब √2 नहीं आएगा, सो बाकी जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? जो बाकी एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ZAB इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर। ध्यान रखना यहां, अब ये जो सिग्मा है वो सिग्मा क्या है? जब अनआइडेंटिकल पार्टिकल्स कोलाइड करते थे, याद करो, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 कोलिजन डायामीटर है। ये कोलिजन डायामीटर है, ये कोलिजन डायामीटर है। तो यहां पे जो सिग्मा है, इस जगह जो सिग्मा है, एक्चुअली वो सिग्मा a प्लस सिग्मा b डिवाइडेड बाई 2 है। सो दिस इज पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू u रिलेटिव इनटू NB स्टार और इंटू Na स्टार। सो यू रिलेटिव की वैल्यू आप यहां से रख दोगे, तो ZAB इज इक्वल टू पाई सिग्मा AB, इसको लिख लेते हैं सिग्मा AB। दिस इज सिग्मा AB स्क्वायर इंटू दिस इज यू रिलेटिव, सो दिस इज अंडर रूट 8 RT अपॉन पाई इंटू म्यू इंटू Na स्टार इंटू NB स्टार। Na स्टार क्या है? पार्टिकल A की जो नंबर डेंसिटी है उस कंटेनर में, और पार्टिकल बी की जो नंबर डेंसिटी वो NB स्टार है। सो दिस इज Na स्टार इंटू NB स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में मुझे इसको यूज करना है। कोई यूज नहीं करता केमिकल काइनेटिक्स में भी, लोग बिना इसको बताए चल देते हैं और आगे वहां पे लिख देंगे कि हाँ ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है वो यहां से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में इसको दोबारा हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं। उस समय की कमी रहेगी, टाइम का शॉर्टेज रहेगा। सो उस समय ये रिजल्ट को मैं डायरेक्ट उठा के यूज करूंगा जब केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे तब। इसलिए बेटा अभी ही ये रिजल्ट आप ध्यान से लिख लेना। ठीक है, सो दिस इज पाई सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट 8 RT अपॉन पाई म्यू Na स्टार NB स्टार। सो ZAB, दो नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल के बीच में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स अकरिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। चलो बेटा, सो अब आगे वाले टर्म पे चलते हैं। हमारा जो लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कोलिजन थ्योरी का वो है मीन फ्री पाथ। ये क्या होता है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। नाम से क्लियर है। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन का मतलब एवरेज। फ्री का मतलब है फ्री टू मूव, मतलब जहां बीच में कोलिजन ना हो, फ्री होके मूव कर रहा है। सो मीन फ्री पाथ का मतलब है एवरेज फ्री पाथ। फ्री का मतलब है एवरेज ऐसी डिस्टेंस जिसके बीच में कोलिजन ना हो। सो दिस इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होगी उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। इसको आप कैसे समझ सकते हो? इसको आप ऐसे समझो बेटा कि मान लो मेरे पास कुछ सपोज ये रहा गैसियस सैंपल और ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल टकराया इधर, ये पार्टिकल इधर गया, इधर से टकराया, फिर यहां से यहां टकराया, यहां से यहां टकराया, यहां से यहां टकराया। मान लो इसमें डिस्टेंस ट्रेवल करता है D1, इसमें डिस्टेंस ट्रेवल करता है D2, इसमें D3, इसमें D4। सो एक्चुअली 1 2 3 4 कोलिजन्स के बीच में वो कितनी डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया?
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4। तो मीन फ्री पाथ एक्चुअली इसका एवरेज है d1 प्लस d3 प्लस d4 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि कितने कोलिजन, एवरेज दो कोलिजन के बीच में कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। कैसे पता कर सकते हैं इसकी, आप इसको ऐसे पता कर सकते हो, मीन फ्री पाथ देखो इसको ऐसे समझ लो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम या पर सेकेंड, कुछ भी लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम डिवाइडेड बाई व्हाट, नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाई पार्टिकल पर यूनिट टाइम। भाई कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यूनिट टाइम में, डिवाइडेड बाई उस यूनिट टाइम में वो कितने कोलिजन्स कर रहा है। तो आपको एक तरह से क्या मिल जाएगा, मीन फ्री पाथ डिवाइड कर देंगे तो एवरेज मिल जाएगा बेटा। तो दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, अगेन स्पीड के बराबर होगा, स्पीड है UAV और नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय अ पार्टिकल इज Z1, तो UAV अपॉन Z1 होता है √2 पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज इनटू n स्टार, U एवरेज से U एवरेज कैंसिल होगा और आपको मीन फ्री पाथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लर्न इट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। n स्टार होता है P बाई KT, तो P बाई KT को लिखा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। मीन फ्री पाथ इज 1 अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर, 1 अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू n स्टार को P बाई KT लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा KT अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू प्रेशर। ये मीन फ्री पाथ है। मीन फ्री पाथ पे जेई एडवांस में पिछले 10 सालों में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं बस ये बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ये इंपॉर्टेंस रखता है। हाँ ये जरूर है कि ये बुक्स में आपको मिसिंग मिलेगा, एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, लेकिन एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है, एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है बेटा। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ने के बाद, अब जो एडवांस में जो जिस पे न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं वो एग्जैक्टली अगर आप ये सब इग्नोर भी कर दो, सिर्फ फॉर्मूले याद रखो, तो मैं गारंटी लेता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, चाहे वो ओलंपियाड्स में हो, चाहे वो जेई एडवांस में हो, आप सब कर लोगे। लेकिन फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस चीज का मतलब क्या है। जब Z1 में बोलूंगा तो Z1 का मतलब पता होना चाहिए कि ये नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाई 1 गैस पार्टिकल पर यूनिट टाइम है बेटा, पर यूनिट टाइम है। समझ में आ रहा है? सो मीन फ्री पाथ पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं और बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। जैसे अगर टेम्परेचर 4 टाइम्स कर दिया जाए तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू कितने टाइम्स बढ़ जाएगी। सो ये सब क्लियर हो जाता है अगर आपको ये रिलेशन मालूम। टेम्परेचर 4 टाइम्स करोगे तो मीन फ्री पाथ भी 4 टाइम्स हो जाएगा इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट, इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, सो कैसे ये जो जितने टर्म्स हैं, ये जो हमारा कोलिजन नंबर Z1 है, ये जो हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z11 है, ये जो हमारा मीन फ्री पाथ लैम्डा है, ये कैसे टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। आगे के पेजेस में हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे ये टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। राइट, सो प्रेशर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ λ1 Z1, दिस इज नॉट λ1 एक्चुअली, दिस इज λ Z1 एंड Z11। सबसे पहले मीन फ्री पाथ, ये तो फॉर्मूला ही देखा बेटा, लैम्डा इज 1 अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा 1 अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू n स्टार। सो दिस विल बी n स्टार को KT P बाई KT लिखोगे तो ये हो जाएगा KT अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू P। सो अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर का डिपेंडेंस देखूं, सो आप देखो बाकी चीजें अगर कांस्टेंट है तो आप लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P पाते हो, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P। चलो, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P, टेम्परेचर और प्रेशर के इस तरह से वेरिएशन है मीन फ्री पाथ का। एक चीज और नोट करना बेटा कि अगर क्लोज रिजिड कंटेनर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज रिजिड कंटेनर है, सो n स्टार की वैल्यू कांस्टेंट होती है। इसका मतलब क्या है ये भी आप समझ लो। क्लोज रिजिड कंटेनर है, अगर रिजिड कंटेनर का मतलब ये है कि वॉल्यूम फिक्स होता है। क्लोज कंटेनर का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स हो गए, ना गैस बाहर जा सकती है ना बाहर की गैस अंदर आ सकती है। और रिजिड का मतलब है वॉल्यूम फिक्स होना, रिजिड का मतलब वॉल्यूम फिक्स होना। सो अगर क्लोज रिजिड कंटेनर है, रिजिड, सो क्या क्या चीजें फिक्स हो गई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट हो गए और वॉल्यूम भी फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। सो n स्टार होता है n बाई वी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इसका मतलब है P अपॉन KT की वैल्यू जो कि n स्टार के बराबर होती है, जो कि n बाई वी होता है, वो क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट, और वो सही भी है, वो सही भी है, क्योंकि क्लोज रिजिड कंटेनर के लिए हमने पढ़ा कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो अगर आप रिजिड कंटेनर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसी प्रोपोर्शन में प्रेशर भी बढ़ेगा, तो ये रेशियो क्या होगा, चेंज ही नहीं होगा, ये रेशियो चेंज ही नहीं होगा। सो क्लोज रिजिड कंटेनर में, अगर क्लोज रिजिड कंटेनर में मीन फ्री पाथ की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एन स्टार तो चेंज ही नहीं हो रहा है, ये तो चेंज हो ही नहीं रहा है, और ये नहीं चेंज होगा तो बाकी चीजें चेंज तो हो नहीं रही। सो क्लोज रिजिड कंटेनर के लिए मीन फ्री पाथ की वैल्यू कांस्टेंट होती है। याद रखना, ये पूछा जाता है कि क्लोज रिजिड कंटेनर में एक गैस है, उसका टेम्परेचर अगर हम 4 टाइम्स बढ़ा दें तो बताओ नया मीन फ्री पाथ क्या होगा, कितने टाइम्स चेंज होगा। आप बोलोगे नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि क्लोज रिजिड कंटेनर के लिए एन स्टार की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अगर आप टेम्परेचर 4 टाइम्स बढ़ाओगे तो प्रेशर भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, और ये रेशियो तो चेंज ही नहीं होगा। राइट, ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट इज कोलिजन नंबर, फॉर्मूला हमने देखा, Z1 इज √2 पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज N स्टार, ये भी देखा हम लोगों ने। ये P है, ऊपर √T है, नीचे T है, सो P बाई √T, अगेन हियर P बाई √T। Z1 इज प्रोपोर्शनल टू P बाई √T। अब अगर क्लोज रिजिड कंटेनर है, अगर रिजिड कंटेनर है तो आपको मालूम है N स्टार कांस्टेंट है, और रिजिड कंटेनर के लिए प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। रिजिड कंटेनर के लिए प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। सो प्रेशर की जगह आप टेम्परेचर रख दो, ऊपर टेम्परेचर नीचे रूट ऑफ टेम्परेचर, ऊपर टेम्परेचर नीचे रूट ऑफ टेम्परेचर, तो क्या बचेगा, और रूट ऑफ टेम्परेचर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Z1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ प्रेशर, लेकिन किसके लिए, क्लोज रिजिड कंटेनर के लिए। किसके लिए बेटा, क्लोज रिजिड कंटेनर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z11, ये फॉर्मूला था बेटा, और यहां पे इस फॉर्मूले से Z11 की वैल्यू आती है P स्क्वायर, देखो यहां P स्क्वायर अपॉन ऊपर √T है और नीचे T स्क्वायर, तो T की पावर 3/2 हो जाएगा। और फिर से अगर क्लोज रिजिड कंटेनर है, सो आपको मालूम है कि क्लोज रिजिड कंटेनर के लिए क्या चीज कांस्टेंट, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहां टेम्परेचर का स्क्वायर और नीचे टेम्परेचर की पावर 3/2, ऊपर टेम्परेचर का स्क्वायर है, नीचे टेम्परेचर की पावर 3/2, तो बचेगा √T सॉरी, और या आप लिख सकते हो प्रोपोर्शनल टू √P। लेकिन हाँ, ये चीज तभी वैलिड होगी जब क्लोज रिजिड कंटेनर हो, जब क्लोज रिजिड कंटेनर हो, ठीक है, जब क्लोज रिजिड कंटेनर हो। ये क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, ट्राई करेंगे कोई, चलिए क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए बेटा, क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले मैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जो बच्चे एक्सक्लूसिवली सीनियर ओलंपियाड्स लेवल 2 लेवल 3 के लिए कोशिश करेंगे उनके लिए, NSEC के लिए नहीं, उसमें तो ये बहुत मोर देन सफिशिएंट है जो हम लोगों ने पढ़ा। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कहां बता दूं, इधर बता देता हूं, चलो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं विदाउट गोइंग इनटू द प्रूफ। लेकिन हाँ, ये अगर इंफॉर्मेशन आपके पास रहती है तो कई बार, क्योंकि एक बार आ चुका है एक पैराग्राफ क्वेश्चन इस पे सीनियर ओलंपियाड्स में लेवल 2 में। सो कोलिजन फ्लक्स, कोलिजन फ्लक्स व्हाट इज इट, नंबर ऑफ, दिस इज नंबर ऑफ wall collisions, number of wall collisions occurring per unit area, per unit time। क्या है बेटा, ये जो कंटेनर के अंदर पार्टिकल्स हैं, ये कंटेनर के अंदर पार्टिकल्स लगातार कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करते हैं, कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करते हैं। सो कंटेनर के वॉल से जो कोलाइड करते हैं, तो यूनिट एरिया यूनिट टाइम में कितने कोलिजन्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्लक्स। कोलिजन फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट अकर्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, per unit area per unit time, so that is represented by ZC, this is collision flux ZC। और बिना इसके प्रूफ में गए हुए मैं इसको लिख रहा हूं 1/4 into U average into N star, ZC collision flux is equal to 1/4 into U average into N star। याद रखना बेटा है, अगर आप यहां से आगे बढ़ना चाहो तो पूरा डिफ्यूजन एफ्यूजन का, जो एफ्यूजन का रिजल्ट हमने लिखवाया था वो सब आप यहां से डिराइव कर सकते हो। एफ्यूजन का रिजल्ट जो आपको, आप अगर अब आप इस चीज को समझना, जो बच्चे अब
ऑब्वियसली बेटा जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, जो सीरियस बच्चे होंगे उसी चीज को वो फॉलो करेंगे और वो उसमें कोशिश करेंगे करने की। नंबर ऑफ वॉल कोलिजन, एफ्यूजन क्यों होता था आप समझो, पार्टिकल्स दीवार से टकरा रहे, कंटेनर की वॉल से टकरा रहे, कुछ नंबर ऑफ कोलिजन हर एरिया यूनिट एरिया से, मान लो कुछ ऐसा देखो, मान लो कंटेनर की वॉल से पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हमको इससे मिलता है। अब अगर मैं एक टाइनी पिन होल कर दूं, पिन होल का मतलब यहां से एक छोटा सा हिस्सा हटा देता हूं, यहां से एक छोटा सा हिस्सा हटा देता हूं, तो अभी तक क्या हो रहा था, जब तक ये हिस्सा था तब तक ये कंटेनर वॉल से टकराते थे वापस चले जाते थे, कंटेनर वॉल से टकराते थे वापस चले जाते थे अंदर। लेकिन अगर मैं वो छोटा सा हिस्सा हटा दूं तो उस हिस्से पे होने वाले कोलिजन अब वापस नहीं आएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ एफ्यूजन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एफ्यूजन। सो यहां से एफ्यूजन को और डिटेल में पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं क्योंकि वो तभी रिक्वायर्ड है अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हो, अदरवाइज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। चलो ठीक है, वो क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए है और इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क आप लोगे, एज अ होमवर्क आप लोगे। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टू कंटेनर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर मेंटेन्ड एट 300 केल्विन एंड 600 केल्विन रेस्पेक्टिवली। दो कंटेनर्स हैं ए और बी, एक को 300 केल्विन पे, दूसरे को 600 केल्विन पे मेंटेन किया गया। A contains hydrogen gas while B contains same mass of methane gas. So यहां पे ये कंटेनर A है और ये कंटेनर B है। इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, इसका टेम्परेचर 600 केल्विन है, ठीक है। एक में हाइड्रोजन गैस है और एक में मीथेन गैस है और मास सेम है, याद रखना मास सेम है। सो मास सेम है, मास सेम है, इक्वल कैपेसिटी है, मतलब दोनों कंटेनर्स का वॉल्यूम सेम है। ऑल्सो गिवन मॉलिक्यूलर डायमीटर सिग्मा CH4 इज ट्वाइस सिग्मा H2। इसका मतलब यहां पे जो गैस है उसका डायमीटर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का जो डायमीटर है उससे ट्वाइस है, उससे ट्वाइस है। सो यू हैव टू फाइंड Pa अपॉन Pb। व्हाट इज Pa अपॉन Pb? प्रेशर इन कंटेनर A टू प्रेशर इन कंटेनर B का रेशियो निकालना है, प्रेशर इन कंटेनर A टू प्रेशर इन कंटेनर B का रेशियो निकालना है। दूसरा, मीन फ्री पाथ इन कंटेनर A टू मीन फ्री पाथ इन कंटेनर B, इसका रेशियो पता करना है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर करोगे। नहीं आंसर आएगा, नहीं समझ में आएगा तो ये भी बताना कि हमसे आंसर नहीं आया है, आप इसको नेक्स्ट क्लास के डिस्कशन में ले लो। सो मैं ले लूंगा, ठीक है, लेकिन ये करना जरूरी है, ये आप करोगे। और इसका एक और सेक्शन है, हाँ पिछले वाले क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है, Z1 मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय अ गैस पार्टिकल पर यूनिट टाइम इन कंटेनर A टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय अ गैस पार्टिकल इन कंटेनर B, इसका रेशियो, और Z11 इन कंटेनर A टू Z11 इन कंटेनर B। तो ये चार क्वेश्चन है बेटा, ये चारों क्वेश्चन, तीसरा और चौथा एक्चुअली पीछे वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। सो आपको ये चारों क्वेश्चंस के आंसर इन रेशियो को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सो आज की क्लास में खत्म करता हूं। कोलिजन थ्योरी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो बच्चे सीनियर ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे जेई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।